Chapter number 2, Consumer Equilibrium. A consumer is one who buy goods or services for satisfaction of want. कंज्यूमर कौन होता है? वो पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. बेसिकली इस चैप्टर का जो पर्पस है या इस चैप्टर का जो मेन एम है वो ये है कि इसके थ्रू हम ये सीखेंगे कि कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को कैसे मैक्सिमाइज कर सकता है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो वो परचेज कर रहा है. बेसिकली ओवरऑल जो हमारा ये चैप्टर है ये 2 सेक्शन में डिवाइडेड है. बेसिकली 2 इसमें अप्रोचेज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए. दैट इज़ कार्डिकल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. सबसे पहले बात करते हैं कार्डिकल यूटिलिटी अप्रोच की. इसमें सबसे पहले हम वर्ड डिस्कस करेंगे यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी रिफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. एक कमोडिटी कितना सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को प्रोवाइड कर सकती है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी. अब यूटिलिटी को मेजर जब हम करेंगे तभी हम कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को मेजर कर पाएंगे. दैट्स वाई यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हमको चाहिए कोई मेजरिंग यूनिट. जैसे हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो हर चीज़ के लिए कोई ना कोई एक मेजरिंग यूनिट होती है. उसी तरह सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने हमारे एक इमेजिनरी मेजरिंग यूनिट डिराइव की हुई है जिसको हम यूटिल्स बोलते हैं या यूटिल बोलते हैं. ये जो टर्म है ये डिराइव्ड हो रहा है यूटिलिटी वर्ड के स्टार्टिंग के 4 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके. बेसिकली यूटिल्स जो है ये एक इमेजिनरी या साइकोलॉजिकल यूनिट है जिसको हम यूज़ करते हैं टू मेजर द सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. मतलब कंज्यूमर जब कोई सर्टेन क्वांटिटी कंज्यूम करेगा किसी कमोडिटी की तो उससे उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा उस सेटिस्फैक्शन को हम किस यूनिट में मेजर करेंगे? यूटिल्स में. अब क्योंकि यूटिल्स एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, एक साइकोलॉजिकल यूनिट है, दैट्स वाई इसका कोई एक पर्टिकुलर मेजरिंग स्केल नहीं है. लाइक से फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोला कि आपको अपना कंजम्पशन करना है चॉकलेट का और उससे आपको अपना सेटिस्फैक्शन बताना है इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स. अब इसके साथ कोई मेजरिंग यूनिट तो जुड़ी हुई नहीं है, ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है. हर पर्सन अपने हिसाब से कोई भी नंबर्स यूटिल्स के साथ जोड़ के अपना सेटिस्फैक्शन बता सकता है. से फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैंने चॉकलेट कंज्यूम किया और मैंने उसको मेजर किया अपने माइंड में ऑन द स्केल ऑफ 10 और मेरे अकॉर्डिंग 10 मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है इसलिए मैंने उसको 10 यूटिल्स डिनोट कर दिया. कोई दूसरा पर्सन है उसने उसको मेजर किया ऑन द स्केल ऑफ 100. अब उसके हिसाब से 100 यूनिट जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है और वो चॉकलेट से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको नहीं मिल रहा है. इन दैट केस हो सकता हो वो 100 से कोई कम वैल्यू बताए. से फॉर एग्जाम्पल उसने बोला 40, उसको सिर्फ 40% सेटिस्फैक्शन मिला, दैट्स वाई उसने 40 यूटिल्स बोला. अब नॉर्मली अगर हम देखें तो मैंने 10 यूटिल्स बोला, दूसरे पर्सन ने 40 यूटिल्स बोला, तो किसका सेटिस्फैक्शन हमको ज़्यादा लगेगा? सेकंड पर्सन का. बट इस केस में देखा जाए तो मेरा सेटिस्फैक्शन ज़्यादा था. बट इसमें हम दोनों ने स्केल क्या यूज़ की है वो क्लैरिफाइड नहीं था. क्यों? क्योंकि यूटिल्स एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, इसके साथ कोई भी पर्टिकुलर स्केल या कोई मेजरिंग टेक्निक या यूनिट नहीं जुड़ी हुई है. ये इसके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. दैट्स वाई हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं यूटिल्स में जिससे हम अपने सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकें. अगर हम यूटिलिटी को या यूटिल्स को इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए और बेटर रिजल्ट देगी. बेसिकली इस कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ यूटिल्स को मनी में मेजर करने का, कि अगर हम ये क्लैरिफाई कर दें कि एक यूटिल कितने रुपए के बराबर आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है और फिर उसके बाद आपको मॉनेटरी वे में बताने को बोला जाए कि आपको कितना सेटिस्फैक्शन पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कंजम्पशन से मिल रहा है, तो हम अपना जजमेंट बेटर तरीके से दे पाएंगे. मतलब अगर अपन सेम एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें कि वो जो चॉकलेट हमने कंज्यूम की थी वो 10 रुपीज़ की थी और एक यूटिल से अगर आपको सेटिस्फैक्शन 1 यूटिल का मिल रहा है, मतलब आप 1 रुपये के इक्वल उसका सेटिस्फैक्शन मान रहे हो. इन दैट केस में मैं उस 10 रुपीज़ के चॉकलेट का जो सेटिस्फैक्शन बताऊंगी रुपये के टर्म में वो मैं कितना बताऊंगी? मेरा सेटिस्फैक्शन 10 यूटिल्स था, मतलब मैं 10 रुपीज़ के इक्वल बताऊंगी. सेकेंड पर्सन का सेटिस्फैक्शन कितना था? 40% उसने एक तरीके से बोला था सेटिस्फैक्शन अपना, या ऐसा बोल सकते हैं कि उसको 4 यूटिल्स उसका सेटिस्फैक्शन था. इन दैट केस वो कितना बताएगा अपना सेटिस्फैक्शन? इक्वल टू 4 रुपीज़. अब इससे क्लियर हो रहा है कि उसका सेटिस्फैक्शन कितना है? 4 रुपये के बराबर. मेरा सेटिस्फैक्शन कितना है? 10 रुपीज़ के इक्वल है. तो किसका सेटिस्फैक्शन ज़्यादा हुआ? मेरा.
बेसिकली ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑफ यूजिंग द मॉनेटरी वैल्यू इंस्टेड ऑफ यूटिल्स, बिकॉज इट अलाउ ईजी कंपैरिजन बिटवीन यूटिलिटी एंड प्राइस पेड सिंस बोथ आर इन द सेम यूनिट। जब हम यूटिल्स को मॉनेटरी वे में कंपेयर करते हैं, उससे इजी हो जाता है हमारे लिए यूटिलिटी को और प्राइस पेड को कंपेयर करना, बिकॉज दोनों सेम यूनिट में हो जाती है। प्राइस भी मॉनेटरी वे में हम रुपी में अपने डिनोट करते हैं और यूटिलिटी को भी हम मॉनेटरी वे में रुपी में डिनोट कर रहे हैं। जब दोनों की मेजरिंग यूनिट सेम हो गई है तो हम दोनों को ईजी वे में कंपेयर कर पाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की। बेसिकली यूटिलिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है इट रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। जितनी भी कमोडिटी की जितनी भी यूनिट्स हैं, जब हम उन सबको कंज्यूम करते हैं, उससे ओवरऑल जो हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, उस कंप्लीट सेटिस्फैक्शन को हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। मतलब से फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 यूनिट्स हैं चॉकलेट की, तो वो पांचों यूनिट कंज्यूम करने से टोटल जो हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा उस चॉकलेट का, उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी। फॉर्मूला क्या होता है टोटल यूटिलिटी का? सबसे पहले इसको डिनोट किया जाता है TU से। फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे इसका हम, U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN। बेसिकली ये जो U1 है ये शो कर रहा है कि आपको फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम करने से क्या सेटिस्फैक्शन मिला, मतलब यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट। दिस वन इज यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट, यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट एंड सो ऑन अप टू यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट, मतलब जो आपकी लास्ट यूनिट होगी कंजम्पशन की किसी भी प्रोडक्ट की। इन सब यूटिलिटीज़ को, इंडिविजुअल यूटिलिटीज़ को जब हम प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, टोटल यूटिलिटी। अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। मार्जिनल वर्ड इससे पहले के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है कि मार्जिनल का मीनिंग होता है वन एडिशनल। तो यहाँ पे भी मार्जिनल वर्ड जो है वो सेम चीज़ को डिनोट कर रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। मतलब जो आपको प्रोडक्ट दिया गया है उसकी जब एक एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम करते हो तो उससे आपको जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। लाइक हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब हमने थर्ड आइसक्रीम कंज्यूम की तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी थी वो कितने से इंक्रीज़ हो गई, 36 से 46 यूटिल्स हो गई। कितने का एडिशन हुआ यूटिल्स में, ओवरऑल 10 यूटिल्स का। तो ये जो 10 यूटिल्स है जो इंक्रीज़ हुए हमारे सेटिस्फैक्शन में बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ थर्ड आइसक्रीम, ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी फ्रॉम द थर्ड आइसक्रीम। फॉर्मूले की बात करें अगर, तो MU का मेन जो फॉर्मूला होता है वो होता है MUN इक्वल TUN माइनस TUN माइनस 1। यहाँ n की जगह हम पुट करते हैं नंबर ऑफ यूनिट। अगर हमको मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड यूनिट की निकालनी है तो यहाँ n की जगह क्या आएगा, 3। मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 माइनस 1 मतलब 2 यूनिट। सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करने से, 2 यूनिट कंज्यूम करने से जो टोटल यूटिलिटी है वो यहाँ माइनस, और यहाँ ओवरऑल 3 यूनिट्स को कंज्यूम करने से जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो लेंगे। ओवरऑल यूटिलिटी थर्ड यूनिट के बाद हमारी कितनी है, 46, और सेकेंड यूनिट तक कंजम्पशन तक हमारी यूटिलिटी कितनी है, 36। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, 46 में से 36 माइनस किया तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड यूनिट से कितनी आ रही है, 10 यूटिल्स। एक तरीका और होता है मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने का, दैट इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी या चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मार्जिनल वर्ड की, मार्जिनल यूटिलिटी की। मार्जिनल का मतलब जब भी हम लेते हैं तो उसका क्या मतलब लेते हैं, वन एडिशनल। देयरफॉर ज़्यादातर देखा जाए अगर तो चेंज इन क्वांटिटी या चेंज इन यूनिट जो होगा वो क्या होगा, 1 का। एक एडिशनल यूनिट की हम बात करेंगे हर बार, तो अगर डिनोमिनेटर में 1 है भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ऊपर के फॉर्मूले की अगर हम बात करें चेंज इन टोटल यूटिलिटी की, तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला यही होता है TUN माइनस TUN माइनस 1। तो एक तरीके से देखा जाएगा तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। हालांकि अगर आपको क्वांटिटी का जो चेंज दिया हुआ है वो 1 यूनिट की जगह किसी और नंबर ऑफ यूनिट का डिफरेंस है, इन दैट केस हमको यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तब अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर गलत होगा। इसलिए ये ध्यान रखना है कि चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल टू 1 है कि नहीं है। अगर इक्वल टू 1 है तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 1 की जगह किसी और वैल्यू से हमारी यूनिट्स में चेंज आ रहा है, इन दैट केस हमको यही फॉर्मूला यूज़ करना है। एक कंसेप्ट और है जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में यूज़ में आता है, दैट इज़
जब हम मार्जिनल यूटिलिटीज़ को सम करते हैं तो उससे हमको क्या मिलती है, टोटल यूटिलिटी। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट अप टू एन यूनिट, इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट। सेम चीज़ एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं और टी यू एम यू के रिलेशनशिप को यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। ये हमको वैल्यूज़ दी हैं, हमने 6 आइसक्रीम कंज्यूम की, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। उससे हमारा जो टोटल सेटिस्फैक्शन है हमको वो गिवन है और उससे हमारी मार्जिनल यूटिलिटीज़ कितनी है ये भी हमको गिवन है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमने जब फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम की, हमारा जो टोटल सेटिस्फैक्शन हमको मिला उससे कितना मिला, 20 यूटिल्स का, दैट इज़ 20, ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप की हुई है। तो फर्स्ट यूनिट पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी भी कितना हो जाएगा, सेम वैल्यू से हो जाएगा 20, यहाँ पे भी 20। ये एक कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को लगातार कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारा जो सेटिस्फैक्शन होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, बिकॉज उसको कंज्यूम करने की हमारी इच्छा क्या होती है, पहले से कम हो जाती है। अगर आप कंटिन्यूसली एक ही आइसक्रीम को लगातार कंज्यूम करोगे तो हर बार आपका जो सेटिस्फैक्शन होगा वो पहले से क्या होगा, कम। मतलब जब हमने सेकेंड आइसक्रीम कंज्यूम की तुरंत फर्स्ट आइसक्रीम को ख़त्म करने के बाद, तो अब जो सेकेंड आइसक्रीम से हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो कहीं ना कहीं फर्स्ट आइसक्रीम के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। इसलिए से फॉर एग्जांपल हमको सेकेंड आइसक्रीम से सेटिस्फैक्शन मिला 16 यूटिल्स का, मतलब हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, 20 + 16 दैट इज 36। या ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमको टोटल यूटिलिटी दी हुई है कि जब हमने सेकेंड आइसक्रीम कंज्यूम की तो हमारा टोटल सेटिस्फैक्शन हो गया 36, तो बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, 36 - 20 = 16। सिमिलरली जब हमने थर्ड यूनिट आइसक्रीम की कंज्यूम की तो अब और ज़्यादा कम होगा हमारा सेटिस्फैक्शन। से फॉर एग्जाम्पल हमारा सेटिस्फैक्शन कितना है, अब पहले से कम, दैट इज = 10। या उल्टा बोल सकते हैं कि हमारा जो टोटल सेटिस्फैक्शन है थर्ड आइसक्रीम को कंज्यूम करने के बाद का वो है 46 यूटिल्स का, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड यूनिट पे कितनी हो जाएगी, 46 - 36 दैट इज = 10। अपोजिट भी कर सकते हैं, अगर हम इन तीनों मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस करते हैं 20 + 16 + 10 तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी आ जाएगी थर्ड यूनिट पे, 46। सिमिलरली जब हमने फोर्थ यूनिट कंज्यूम की तो अब हमारा सेटिस्फैक्शन पहले से और कम हो गया। अब कितना हुआ हमारा सेटिस्फैक्शन, ओनली 4 यूटिल्स, मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन हमारा कितने से इंक्रीज हुआ, सिर्फ 4 यूटिल्स से। देयरफॉर 46 + 4 करने से हमको कितना मिलेगा, 50। सिमिलरली जब हमने फिफ्थ आइसक्रीम कंज्यूम की, अब हमारे सेटिस्फैक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया, हमको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, बिकॉज अब कहीं ना कहीं अब हमारा मन बिल्कुल भर चुका है उस आइसक्रीम से, अब हम उसको और कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं। तो हमारा सेटिस्फैक्शन क्या हो गया, 0। मार्जिनल सेटिस्फैक्शन 0 हो गया, मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन या टोटल यूटिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये 50 एज इट इज़ 50 यहाँ पे भी कॉपी हो गया। अब जब फोर्सफुली हमने एक 6th यूनिट आइसक्रीम की और कंज्यूम की तो अब वो आइसक्रीम हमको बहुत ही टेस्टलेस या बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगने लगी, अब हमारा उससे बिल्कुल मन भर चुका था। तो हमारा सेटिस्फैक्शन बेसिकली किस में कन्वर्ट हो गया, डिससेटिस्फैक्शन में, और हमारा सेटिस्फैक्शन की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव, दैट इज -6। तो अब जो हमारी यहाँ पे टोटल यूटिलिटी होगी वो क्या होगी, पहले से कम हो जाएगी। मतलब जब हम 50 से 6 को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 44। बेसिकली इन दोनों के रिलेशनशिप की बात करें तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि टोटल यूटिलिटी पहले लगातार इंक्रीज हो रही थी। जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही थी तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन तो कर रही थी, लेकिन ये सारी वैल्यूज़ कैसी थी, पॉजिटिव। जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 हो गई वहाँ टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, कॉन्स्टेंट, मतलब जो उसकी पिछली वैल्यू थी वही उसकी आगे की भी वैल्यू हुई। और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुई तो टोटल यूटिलिटी क्या करने लगी, डिक्लाइन। ये हमारा टी और एम यू का रिलेशनशिप होता है। बेसिकली टी का जो ग्राफ होता है वो क्या डिनोट करता है कि वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होकर एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो रही है और फिर डिक्लाइन। तो हमने ये टी का जो ग्राफ बनाया, 0 पे तो सेटिस्फैक्शन 0 होगा, जब कुछ कंज्यूम ही नहीं किया तो सेटिस्फैक्शन भी 0 रहेगा, इसलिए इसको हमने 0 से स्टार्ट किया और धीरे धीरे हमारा पहले सेटिस्फैक्शन बढ़ के एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया जहाँ ये कांस्टेंट हो गया और उसके बाद ये डिक्लाइन करने लगा। ये जो पॉइंट है हमारा जहाँ पे टी यू मैक्सिमम है या कांस्टेंट है, उस पॉइंट पे एम यू क्या होगा हमारा, 0। तो इसके पहले का जो एम यू का सेक्शन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, और इसके बाद का जो एम यू का सेक्शन होगा ग्राफ का वो क्या होगा, नेगेटिव।
बेसिकली एम यू की वैल्यूज़ की बात करें तो ये लगातार देखिए डिक्लाइन कर रही है, एक पॉइंट पे आके ज़ीरो हो गई है और फिर नेगेटिव। ज़ीरो कहाँ पे होगा एम यू, जहाँ टी यू मैक्सिमम होता है। तो एम यू का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में वैल्यू डिक्लाइन होगी। लेकिन जितने एरिया में हमारी एम यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब तक टी यू क्या करेगा, इंक्रीज। जैसे ही एम यू ज़ीरो होगा टी यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेंट। और जैसे एम यू नेगेटिव होगा टी यू क्या करेगा, डिक्लाइन। ये जो पॉइंट हम बात कर रहे हैं बार बार, जहाँ पे एम यू ज़ीरो हो रहा है या मैक्सिमम है टोटल यूटिलिटी हमारी, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टैटिटी या स्टेज ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यहाँ कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ डीएमयू, जिसको गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोला जाता है, बिकॉज ये लॉ जिन इकोनॉमिस्ट बनाया है उनका नेम क्या है, एच गॉसन। दैट्स वाई उनके नेम से भी इस लॉ का नेम किया गया है, दैट इज गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। लॉ के स्टेटमेंट की बात करते हैं सबसे पहले। लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। लॉ के वर्ड में ही बेसिकली उसका मीनिंग छुपा हुआ है। लॉ का फुल फॉर्म क्या है डीएमयू का, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है ये अभी हमने डिस्कस किया। और मार्जिनल यूटिलिटी का नेचर कैसा होता है, लगातार मार्जिनल यूटिलिटी क्या करती है, फॉल करती है, या ऐसा हम बोल सकते हैं कि डिमिनिश करती है, गिरती है उसकी वैल्यू। सेम चीज़ हमको लॉ ऑफ डीएमयू भी स्टेट कर रहा है कि जब एक कंज्यूमर लगातार किसी कमोडिटी की यूनिट्स को कंज्यूम करता है तो उसका जो सक्सेसिव यूनिट से जो उसका सेटिस्फैक्शन होता है वो पहले से कम होता है। सक्सेसिव बोलना मतलब अगली यूनिट से। जब एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम की जाती है तो पहली वाली यूनिट के कंपैरिजन में अगली यूनिट से जो सेटिस्फैक्शन हमको मिलता है वो पहले से क्या होता है, कम। दैट्स वाई हमारा एमयू क्या होता है, डिक्लाइनिंग, एमयू डिक्रीज करता है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डीएमयू के अजम्पशंस की। मतलब जब हम ये लॉ अप्लाई करेंगे तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंडर में ही ये लॉ ऑपरेट हो सकता है। दैट्स वाई ये ज़रूरी है कि इसके अजम्पशंस को हम क्लियरली अंडरस्टैंड करें और इनको फॉलो करना कंपलसरी है जहाँ भी हम लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई करेंगे। सबसे पहला अजम्पशन है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। It is assumed that utility can be measured and consumer can express his satisfaction in quantitative terms, that is in terms of utils. बेसिकली यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकता है और वो हमें यूटिल्स के टर्म में, क्वांटिटेटिव टर्म में अपने सेटिस्फैक्शन को डिनोट करके बता सकता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज सेटिस्फैक्शन एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है। अब साइकोलॉजी को अगर हम जब तक हम पहले उसको किसी टर्म्स में, किसी क्वांटिटी के फॉर्म में मेजर नहीं करेंगे तब तक हम उसको और ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई इकोनॉमिक्स में ये ज़रूरी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए कि पहले हम कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को किसी क्वांटिटेटिव टर्म में कन्वर्ट करें। तो यहाँ हम सबसे पहले अजम्पशन क्या लेके चल रहे हैं कि हमारा सेटिस्फैक्शन क्वांटिटी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। सेकेंड अजम्पशन है हमारा मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मतलब आप यूटिल्स को या यूटिलिटी को मॉनेटरी टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। थर्ड अजम्पशन क्या है हमारा, कंजम्पशन ऑफ अ रीजनेबल क्वांटिटी। जहाँ लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा वहाँ कमोडिटी की जो क्वांटिटी होगी कंजम्पशन की वो एक रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, तभी लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हो पाएगा। लाइक से फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पर्सन का मार्जिनल यूटिलिटी कंपेयर कर रहे हो और आप उसमें हमने कमोडिटी जो ली है वो हमने वाटर लिया हुआ है, मतलब सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है और आप उसको पानी दे रहे हो और उससे पानी से उसको क्या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो हम यहाँ पे जज कर रहे हो, उस पर लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप उसको एक ग्लास देते हो पानी का, 1 फुल ऑफ ग्लास, देन उसका वो सही सही अपना वो सेटिस्फैक्शन बता सकता है। जब आप उसको सेकेंड ग्लास दोगे पानी का तो वो उससे अपना सेटिस्फैक्शन कंपेरेटिवली क्लियर बता पाएगा। वहीं अगर आपने ग्लास की जगह उसको पानी चम्मच में दिया, अगर आप उसको स्पून में पानी देते हो, इन दैट केस क्या होगा कि जब वो फर्स्ट स्पून लेगा पानी का तो उसका जो सेटिस्फैक्शन होगा कंपेरेटिवली सेकंड स्पून लेने से उसको सेटिस्फैक्शन और ज़्यादा मिलेगा, थर्ड से और ज़्यादा, फोर्थ से और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा उसका। बेसिकली लॉ ऑफ डीएमयू के नेचर के अपोजिट ये सिचुएशन हो जाएगी।
रीज़न इज़ दैट कि भाई किसी को भी अगर प्यास लगी है तो एक नॉर्मल नेचर ये होता है कि आप उसको पानी एक ग्लास में देते हो। आपने उसकी क्वांटिटी क्या कर दी, बहुत अनरियलिस्टिक कर दी। एक चम्मच में कितना ही पानी आएगा एक ग्लास के कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली जब आपने उसकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर दी, इन दैट केस जब पर्सन उसको कंटिन्यूसली कंज्यूम करेगा तो पहले उसका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा लगातार। इन दैट केस हमारा लॉ ऑफ डीएमयू क्या हो जाएगा, फेल। दैट्स वाई हम ये बोलते हैं कि क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, रीजनेबल। एक नॉर्मल क्वांटिटी होनी चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए जो किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के कंजम्पशन पैटर्न के अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस कंजम्पशन। अगर हम लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई कर रहे हैं, इन दैट केस कंजम्पशन कंटिन्यूस होना चाहिए, बिकॉज अगर टाइम गैप आएगा तो सेटिस्फैक्शन लेवल चेंज भी हो सकता है। लाइक से फॉर एग्जाम्पल हम आइसक्रीम का कंजम्पशन पैटर्न जो है वो जज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डीएमयू। से फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आइसक्रीम दी, हो सकता हो मॉर्निंग में आइसक्रीम इतना सूट ना करे किसी के कंजम्पशन पैटर्न को। मॉर्निंग में उसका आइसक्रीम का कंजम्पशन का जो मार्जिनल सेटिस्फैक्शन है या मार्जिनल यूटिलिटी है वो एक अलग वैल्यू हो, और जब आप इवनिंग में उसको सेकेंड आइसक्रीम दे रहे हो तो उसको हो सकता हो उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, क्योंकि नॉर्मली इवनिंग में डेजर्ट्स के फॉर्म में लोग आइसक्रीम कंज्यूम करते हैं आफ्टर डिनर। देयरफॉर हो सकता है कि इवनिंग में उसका सेटिस्फैक्शन लेवल अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हायर सेटिस्फैक्शन हो उसका। इन दैट केस ऑल्सो हमारा लॉ ऑफ डीएमयू यहाँ पे फिट नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं कि अगर हमको लॉ ऑफ डीएमयू को स्टडी करना है, अप्लाई करना है, तो कंजम्पशन जो होगा कमोडिटी का वो कैसा रहेगा, कंटिन्यूस, लगातार कंजम्पशन होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज नो चेंज इन क्वालिटी। क्वालिटी में प्रोडक्ट की कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्वालिटी एक जैसी रहेगी। सेम अगर हम अपना आइसक्रीम का एग्जाम्पल लें, से फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट आइसक्रीम जो दी पर्सन को वो प्लेन वेनिला आइसक्रीम थी, सेकेंड भी जो दी वो भी प्लेन वेनिला थी, और थर्ड आइसक्रीम जो दी है अपनी अचानक से उसमें नट्स और टॉपिंग्स ऐड कर दिए। इन दैट केस हो सकता है कि उसका थर्ड आइसक्रीम से जो सेटिस्फेक्शन है हो वो फर्स्ट और सेकेंड से भी कंपेरेटिवली ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि उसमें आपने क्वालिटी में क्या कर दिया, इंप्रूवमेंट कर दिया, एडिशन कर दिया। तो यहाँ पे भी हमारा लॉ ऑफ डीएमयू जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं कि जब लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हो रहा है तो इन बिटवीन हम प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई भी चेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिक्स्थ पॉइंट इज रैशनल कंज्यूमर। द कंज्यूमर इज assumed to be rational who measure, calculate and compare the utilities of different commodities and aims at maximizing the total satisfaction। हम ये मान के चलेंगे कि हमारा कंज्यूमर कैसा है, रैशनल है, बायस्ड नहीं है, वो अपने सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है, कंपेयर कर सकता है और हमें अपना सही सेटिस्फैक्शन बता सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़। मतलब जो भी कमोडिटी कंज्यूम की जा रही है उसका सेटिस्फैक्शन किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। लाइक से फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पर्सन को ब्रेड दिया कंजम्पशन के लिए और आप उसका सेटिस्फैक्शन ब्रेड के लिए जज करना चाहते हो। इन दैट केस अगर आपने ब्रेड में बटर या जैम कुछ भी अप्लाई करके दे दिया तो हो सकता है उसका जो ब्रेड का सेटिस्फैक्शन रहे कम या ज़्यादा वो बटर या जैम के फ्लेवर की वजह से भी हो सकता है। इन दैट केस बेसिकली ब्रेड की जो यूटिलिटी या ब्रेड का जो सेटिस्फैक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करने लगेगा, ऑन द प्रेजेंस ऑफ बटर और जैम इन दैट। ये चीज़ अगर हम लॉ ऑफ डीएमयू में फिट करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगी। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या मान के चलते हैं कि हमारी यूटिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट। आप जिस कमोडिटी की बात कर रहे हो सेटिस्फैक्शन की, उसी पर्टिकुलर कमोडिटी पे स्टिक रहोगे, उसका रिलेशन किसी दूसरी चीज़ से नहीं होना चाहिए या उसका सेटिस्फैक्शन किसी दूसरी चीज़ से या दूसरे पर्सन से इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं इस पॉइंट को समझने के लिए। से फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन का कंजम्पशन पैटर्न जज करना चाहते हो और लॉ ऑफ डीएमए को फिट कर रहे हो इन केस ऑफ कि अगर वो जब वो डिनर कर रहा है उस टाइम उसका सेटिस्फैक्शन क्या है पर्टिकुलर मील से। अब से फॉर एग्जाम्पल जब आपने उसको एक पर्टिकुलर मील सर्व की उस वक्त लाइट चली गई और बहुत गर्मी का टाइम है तो नो डाउट उसको बहुत स्वेटिंग होगी, बहुत अनईजीनेस लगेगा, उसको बहुत सूदिंग नहीं होगा वो टाइम पीरियड। इन दैट केस हो सकता हो मील बहुत अच्छी भी हो बट स्टिल हो सकता हो उसका सेटिस्फैक्शन क्या रहे, लो। और सडनली जब लाइट आ जाती है, फैन या एसी ऑन हो जाता है, इन दैट केस वो कंफर्टेबल फील करने लगेगा तो ऑटोमेटिकली उसका फूड से या उस मील से सेटिस्फैक्शन क्या होगा, पहले से कंपेरेटिवली इंप्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो फूड का या जो मील का सेटिस्फैक्शन है वो किससे अटैच हो गया, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज़ यहाँ पे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
आप जिस प्रोडक्ट के सेटिस्फेक्शन की बात करोगे पर्टिकुलरली उसी प्रोडक्ट पे हमको स्टिक रहना है, किसी और चीज़ से उसके सेटिस्फेक्शन को नहीं जोड़ना है. नेक्स्ट पॉइंट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल ऑल्सो रिमेन कॉन्स्टेंट. मतलब पैसे की जो वैल्यू या जो मार्जिनल यूटिलिटी हमारे लिए फर्स्ट यूनिट पे है वही आगे भी रहेगी. मार्जिनल यूटिलिटी चेंज नहीं होगी. बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है कि जब एक कंज्यूमर पर्टिकुलर कमोडिटी पे पैसे खर्च करेगा तो जो उसके पास पैसे बचे होंगे अल्टीमेटली वो रिमेनिंग मनी उसके लिए क्या हो जाएंगे, और ज़्यादा डियरर, और ज़्यादा वो केयरफुल हो जाएगा अपने एक्सपेंसेस को लेकर. इन दैट केस वो मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज. तो कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन होगा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर वो उस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से क्या होने लगेगा, अफेक्टेड. और अभी हमने ऊपर के पॉइंट में क्या डिस्कस किया कि आप जिस कमोडिटी की बात करते हो सेटिस्फैक्शन की, आप उसी पे स्टिक रहोगे, उसका सेटिस्फैक्शन किसी दूसरी चीज़ से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए. अगर हमने मनी की मार्जिनल यूटिलिटी बदली, इन दैट केस होगा क्या कि हमारा जो प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन होगा वो मनी के प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से वेरी करने लगेगा. और वो चीज़ हमारे 7th पॉइंट को क्या करेगी, वायलेट करेगी. दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होनी चाहिए, सेम. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. से फॉर एग्जाम्पल हमारे पॉकेट में 100 रुपीज़ हैं और हम एक आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है 10 रुपी. जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की आइसक्रीम की तो अब हमारे पास कितने बचे हैं, 90. सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने के बाद 80 रुपीज़, थर्ड यूनिट के बाद 70 रुपीज़, फोर्थ यूनिट के बाद 60 रुपीज़. जब हमारे पास 100 रुपये थे पॉकेट में तब हमने आइसक्रीम परचेज करने से पहले शायद नहीं सोचा एक बार भी. लेकिन जब 60 रुपीज़ बचे हैं या 50 या 40 रुपीज़ बचेंगे तब वो पैसे जो होंगे हमारे लिए वो 100 रुपये की कंपैरिजन में अब ज़्यादा डियरर हो जाएंगे, ज़्यादा कीमती हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि अब कम पैसे बचे. सो दैट हो सकता हो हमको लगे कि नहीं हमको दूसरी चीज़ पे भी खर्च करना है या दूसरा कोई काम है, तो अब वो पैसे की हमारे लिए वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी. इसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. इसको हमको यहाँ पे क्या रखना है, कांस्टेंट. आपके पॉकेट में कितना पैसा बचा है वो लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होते वक्त बेसिकली उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो इफेक्ट नहीं करनी चाहिए आपके कंजम्पशन पैटर्न को. नेक्स्ट पॉइंट इज फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस. कंज्यूमर की इनकम या प्रोडक्ट की प्राइस इन बिटवीन चेंज नहीं होगी. क्यों? क्योंकि अगर ये चेंज हुई तो ये कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को भी चेंज करेगी. और अभी 7th पॉइंट में हम यही डिस्कस कर रहे थे कि आप प्रोडक्ट के सेटिस्फैक्शन को किसी तीसरी चीज़ से नहीं जोड़ोगे. दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इन बिटवीन कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए और ना प्रोडक्ट की प्राइस में कोई चेंज आना चाहिए. लास्ट अजम्पशन इज परफेक्ट नॉलेज. हम ये मान के चलेंगे कि कंज्यूमर को डिफरेंट गुड्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो वो कंज्यूम कर सकता है अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, उसको सभी चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज है और वो अपना सही सेटिस्फैक्शन कैलकुलेट करके हमको बता पा रहा है. बेसिकली लॉ ऑफ डीएमयू के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बात करें तो जो अभी हमने पीछे टीयू और एमयू का रिलेशनशिप समझा था वही सेम फिगर यहाँ पे रिपीट हो रहा है. बस हमने यहाँ पे टीयू के फिगर की बात नहीं की है, टोटल यूटिलिटी को छोड़ दिया. बिकॉज लॉ ऑफ डीएमयू में पूरे टॉपिक में हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को. दैट्स वाई अभी हमने सिर्फ किसका ग्राफ डिस्कस किया है, यहाँ पे किसका ग्राफ बनाया हुआ है, सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी का. लॉ ऑफ डीएमयू क्या स्टेट करता है कि जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा एमयू क्या होगा, गिरेगा. ये सेम पॉइंट्स यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं. एमयू की वैल्यूज़ क्या हो रही है, फॉल, देन ज़ीरो एंड देन नेगेटिव. तो हमने ये एमयू का जो ग्राफ बनाया है वो कैसा बनाया है, डाउनवर्ड स्लोपिंग. इस पॉइंट पे एमयू क्या होगा, ज़ीरो. ये सेक्शन क्या है एमयू का, नेगेटिव. और ये पॉइंट्स ए से लेके डी तक क्या शो कर रहे हैं कि एमयू गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव है. नाउ लॉ ऑफ डीएमयू से रिलेटेड कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहली चीज़, इनिशियली हो सकता है सेकेंड यूनिट पे एमयू कभी कभार इंक्रीज हो. इन दैट केस वो चीज़ एक्सेप्टेबल रहेगी, बट लगातार इंक्रीज नहीं होगा. इनिशियली भी अगर इंक्रीज होता है थोड़ा सा फिर डिक्रीज करता है तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल है. सेकेंड पॉइंट इज नो इंडिकेशन अबाउट द रेट ऑफ फॉल इन एमयू. लॉ ऑफ डीएमयू ये बताता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होता है, लेकिन किस रेट से डिक्लाइन होगा, स्लो डिक्लाइन होगा या फास्ट डिक्लाइन होगा या कोई यूनिफॉर्मिटी होगी उसके डिक्लाइन होने में, ये चीज़ लॉ ऑफ डीएमयू हमको नहीं स्टेट करता है. ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिपेंड करेगा.
और दो सिनोनिम्स और हैं लॉ ऑफ डीएमयू की जो हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ।